हेलो, मैं आकाश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th फिजिक्स के लाइट चैप्टर का पार्ट 7। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइट की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में चलती है। अगर हम कहें कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इंटर करती है तो अपने पाथ से बेंड हो जाती है, और बेंड होने के इस फिनोमेना को ही हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो आज हमें इस वीडियो में पढ़ना है। सो आइए देखते हैं कि क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करती है तो अपने पाथ से बेंड हो जाती है, और लाइट के इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। The basic cause of refraction is change in the velocity of light while going from one medium to another। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो अपनी स्पीड को चेंज करती है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होती है लाइट की। देखिए यहां पर हमारे पास कुछ एग्जांपल के फॉर्म में दिया गया है कि अगर किसी भी ग्लास में हमने वाटर फिल कर दिया और उसमें एक स्ट्रो डाल करके अगर बाहर से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमको स्ट्रो कुछ इस तरीके से बेंड होती हुई दिखाई देगी। या फिर देखिए यहां पर ये इस ग्लास में वाटर है और इसके बाहर एयर है, यहां पर वाटर है और यहां पर मीडियम जो है वो एयर है। तो पहला मीडियम ये हो गया और दूसरा मीडियम ये हो गया। देखिए जब लाइट इस मीडियम से, एयर मीडियम से वाटर वाली मीडियम में इंटर करेगी तो यहां पर लाइट की जो स्पीड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये अपने पाथ से बेंड हो जाती है। तो ओवरऑल अगर यहां पर देखें कि लाइट का जो रिफ्रैक्शन फिनोमिना है वो इस वजह से होता है क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो लाइट की स्पीड में चेंज आता है, जिसकी वजह से वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है, और इसी फिनोमिना को हम लोग रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर पहले मीडियम को हम लोग रेयर मीडियम के नाम से जानते हैं और दूसरे मीडियम को डेंसर मीडियम के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं जरा कि ये रेयर और डेंसर मीडियम क्या होते हैं। ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है उस मीडियम को हम लोग रेयर मीडियम कहते हैं, क्योंकि वहां पर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम होती है, उस मीडियम की डेंसिटी कम होती है, इस वजह से वहां पर स्पीड लाइट की जो होती है वो ज्यादा होती है। एंड मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है उस मीडियम को हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं, क्योंकि उस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है तो उसे हम लोग डेंसर मीडियम भी कहते हैं। देखिए अगर एग्जांपल के लिए देखा जाए, एयर एंड वाटर में अगर कंपेयर किया जाए तो एयर जो है वो हमारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम होता है और वाटर हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। अगर हम बात करें एयर की तो यहां पर एयर मीडियम जो है वो वाटर के कंपैरिजन में लेस डेंसर है, कम डेंसर है, इस वजह से यहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम वाटर मीडियम को देखें, एयर के कंपैरिजन में वाटर ज्यादा डेंस होता है, जिस वजह से लाइट की जो स्पीड है वो वाटर में क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर वाटर को हम लोग एज ए डेंसर मीडियम कंसीडर करेंगे और एयर को हम लोग एज ए रेयर मीडियम कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर यहां पर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक मीडियम लिया है एयर और दूसरा मीडियम लिया है मैंने ग्लास, तो ग्लास यहां पर डेंसर मीडियम होगा और एयर यहां पर क्या होगा, रेयर मीडियम होगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं मीडियम ले लेता हूं किसका, वाटर, और दूसरा मीडियम ले लेता हूं ग्लास का, तो अब आप ये बताइए कि इन दोनों में ज्यादा डेंसर कौन सा है। तो देखिए ज्यादा डेंसर है हमारा ग्लास। इसका मतलब कि ग्लास एज ए डेंसर मीडियम बिहेव करेगा और वाटर एज ए रेयर मीडियम बिहेव करेगा। लेकिन एक चीज का हमें यहां पर विशेष ध्यान देना है कि जो दोनों मीडियम है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होने चाहिए, जिसमें लाइट इजीली ट्रेवल कर सकती हो। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि लाइट के बेंड होने की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम देखेंगे। जब लाइट रे किसी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करेगी तो वो हमेशा टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। देखिए यहां पर दोनों मीडियम को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे हम लोग इंटरफेस के नाम से जानते हैं। यहां पर देखिए हमारे पास एक डेंसर मीडियम है और ऊपर ये हमारे पास एक रेयर मीडियम है, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन होती है इसे हम लोग इंटरफेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से, इंटरफेस कहते हैं। मैं कोई भी लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट करूंगा तो यहां पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो ये लाइट रे रेयर से जब डेंसर में इंटर करेगी तो टूवर्ड्स द
नॉर्मल बेंड हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। इसे जाना तो इस डायरेक्शन में चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि डेंसर मीडियम से अगर लाइट रे रेयरर मीडियम में इंटर करती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। देखिए ये इस डायरेक्शन में मैंने इस इंटरफेस पर इंसिडेंट किया तो इसे जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन चूंकि ये डेंसर मीडियम से आ रही है कहां पर, रेयरर मीडियम में, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास एक रूल आ जाता है कि जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो हमेशा टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, और अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में इंटर करती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई लाइट रे इंटरफेस के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो क्या होगा, तो आइए देखते हैं। No deviation take place in the case of light ray falling normally on a medium. That is, no refraction occurs when the light is incident normally on a boundary between two media. यानी कि अगर कोई भी लाइट रे इंटरफेस के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, या फिर मैं ये कहूं कि लाइट अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी बल्कि सीधे एकदम स्ट्रेट लाइन में पास हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, तो देखिए यहां पर मैं अगर कहूं कि जो नॉर्मल है, अगर मैं इसको नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, अगर मैं कहूं कि ये हमारा नॉर्मल है और लाइट भी नॉर्मल की ही डायरेक्शन से आ रही है, इसका मतलब कि यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना होगा, 0 होगा, और इसी के साथ जो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो भी कितना होगा, 0 होगा। इस वजह से ये लाइट रे सीधे एकदम स्ट्रेट चली जाएगी बिना डेविएट हुए। हमें पता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसे ही हम लोग इंसिडेंट एंगल कहते हैं, लेकिन इस केस में अगर कोई भी लाइट रे इस सरफेस के परपेंडिकुलर आती है, क्योंकि नॉर्मल भी हमारी कैसी होती है, परपेंडिकुलर ही होती है, और अगर लाइट रे जो इंसिडेंट रे है वो भी कैसी है, परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री के साथ है, तो यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कितना होगा, 0 होगा, और ऐसे केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट रे अपने पाथ से बेंड नहीं होगी। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका आंसर करेंगे देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन ऑकर, यानी कि लाइट अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी, वो एकदम स्ट्रेट पास हो जाएगी। डन, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों का रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। देखिए यहां पर हमारे पास एक PQRS एक ग्लास स्लैब दिया गया है जिसके थ्रू हम लोग लाइट रे को पास करेंगे सारे लॉस को अप्लाई करते हुए। देखिए यहां पर हमारे पास एक इंसिडेंट रे है जिसको मैं इस इंटरफेस पर इंसिडेंट कर रहा हूं, और ये है हमारा नॉर्मल, यहां पर हमारा नॉर्मल है। देखिए हमको पता है कि यहां पर जो मीडियम है, फर्स्ट मीडियम जो है वो कैसा है, एयर है, और सेकंड मीडियम कैसा है, ग्लास है। तो अब आप ये बताइए कि यहां पर रेयरर मीडियम कौन सा है, तो एयर हमारा कैसा है, रेयरर मीडियम है, और ग्लास कैसा है हमारा, डेंसर मीडियम है। इसका मतलब स्पीड लाइट की एयर में ज्यादा होगी और ग्लास में कम होगी। ठीक है, तो अब ये हमको पता है कि जब लाइट रे किसी भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो किधर की तरफ बेंड होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। तो यहां पर देखिए ये इस लाइट रे को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इस लाइट रे को, अगर यहां पर ये रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना ना होता तो ये कुछ इस डायरेक्शन में आगे की तरफ एक्सटेंड होती, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, ये हमारा कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, और ये डेंसर मीडियम है। तो हमको ये पता है कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। देखिए कुछ इस डायरेक्शन में बेंड होती हुई हमको ये दिखाई दे रही है यहां पर, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में बेंड हो गई। लेकिन जब इस ग्लास स्लैब से फिर से ये बाहर की तरफ जाएगी, जब इस ग्लास स्लैब से फिर से बाहर की तरफ जाएगी, तो चूंकि ये हमारा डेंसर मीडियम है और इस ग्लास स्लैब के बाहर फिर से यहां कौन सा मीडियम है, एयर है, यानी कि हमारा रेयरर मीडियम है। ठीक, और हमने पढ़ा था कि जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में इंटर करती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो इसे जाना किस डायरेक्शन में चाहिए था, इसे जाना तो इस डायरेक्शन में चाहिए था, लेकिन देखिए ये नॉर्मल से अवे फ्रॉम द, यानी कि नॉर्मल से दूर होती हुई जा रही है। ठीक है, ये नॉर्मल से दूर होकर के पास हो रही है, और इस लाइट रे को हम लोग कहते हैं इमर्जेंट रे। क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। देखिए ये वाली लाइट रे क्या थी, इंसिडेंट रे थी, ये वाली लाइट रे हमारी रिफ्रैक्टेड रे थी। कैसी थी, रिफ्रैक्टेड रे इसको कहते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टेड रे। और जो इस ग्लास स्लैब से फिर से बाहर निकलेगी उसे क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारी इमर्जेंट रे है। अब यहां पर देखिए ये जो एंगल होता है
इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो लाइट रे हमारी इंसिडेंट थी, अगर मैं उसको आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूं, अगर इसको मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूं, देखिए मैं इसे जरा रिमूव कर देता हूं। देखिए अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी इंसिडेंट रे थी जो कि डायरेक्ट सीधे जा रही थी। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट से, ये वाला जो इंटरफेस है, इस पॉइंट से मैं यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, तो ये जो डिस्टेंस डी आपको दिख रही है, इस डी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं हम लोग, ये वाली जो डिस्टेंस है। ठीक है ना, मतलब एक्चुअल पाथ जो उसका होना चाहिए था, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद जो पाथ है उसका, वहां से अगर डिस्टेंस देखी जाए तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अच्छा, एक बात और देखिए, जो इमर्जेंट रे होती है, जो इमर्जेंट रे होती है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के हमेशा पैरेलल होगी। देखिए आपको ऐसा दिख रहा होगा, यहां पर ये लाइट रे देखिए इस तरह से पैरेलल, इस लाइट रे की क्या है? पैरेलल है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारी एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि जो इमर्जेंट रे होती है वो इंसिडेंट रे के हमेशा पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ रिफ्रैक्शन होगा किसी ग्लास स्लैब से, कि किसी भी लाइट को मैंने इस पर इंसिडेंट किया, क्योंकि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही थी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई। उसके बाद जब इस ग्लास स्लैब से बाहर की तरफ निकल रही थी तो चूंकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर कर रही थी, इस वजह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई। और ये जो इस ग्लास स्लैब से बाहर निकलने वाली लाइट रे है, इसको हम लोग इमर्जेंट रे के नाम से जानते हैं। जो मैंने यहां पर इस पे इंसिडेंट किया था उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। और देखिए ये जो इंसिडेंट रे थी, इसको अगर मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूं तो इसे इंसिडेंट रे एक्सटेंडेड कहते हैं। जो एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे है, और ये वाला जो हमारा पॉइंट है जहां से रिफ्रैक्ट हो रही है लाइट रे इमर्जेंट रे, वहां से इसकी जो डिस्टेंस होगी उसे हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये है हमारा रिफ्रैक्शन किसी भी ग्लास स्लैब के थ्रू। और एक पॉइंट और मैं भूल गया कि जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए जैसा कि रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने दो लॉज पढ़े थे, वैसे ही यहां पर रिफ्रैक्शन में भी दो लॉज हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि सबसे पहला लॉ क्या कहता है। इट स्टेट दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। देखिए जैसा कि रिफ्लेक्शन वाले में था कि वहां पर भी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पर लाई करते थे, उसी तरीके से यहां पर भी हमारे पास जो पहला रिफ्रैक्शन का लॉ है वो कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ये इंटरफेस के एक पॉइंट पर यानी एक ही प्लेन में क्या करते हैं? लाई करते हैं। ठीक है, और अगर सेकंड लॉ की बात करते हैं तो क्या है? इट स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि यहां पर हम जो इंसिडेंस एंगल आई है उसका साइन फंक्शन लेते हैं, यानी कि साइन आई। मैंने लिखा साइन आई, और आगे क्या कहता है? एंड द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि यहां पर अगर मैं रिफ्रैक्शन का भी साइन फंक्शन लेता हूं तो वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, तो इसे हम लोग कहेंगे सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन अगर हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करें तो वहां पर तो हमने पढ़ा था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लेकिन यहां पर एंगल आई और एंगल आर के बराबर नहीं होगा, जबकि आई और आर का जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि क्या होता है स्नेल्स लॉ। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। देखिए जैसा कि यहां पर बताया गया, हमारे पास सेकंड लॉ है रिफ्रैक्शन का, सेम एज इट इज। इट गिव्स द डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन and also tells that the relation between the angle of incidence, the angle of refraction and the refractive index of the media। तो देखिए स्नेल्स लॉ हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताता है, या फिर मैं ये कहूं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसके बीच की जो डिग्री है या उसके बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में हमको स्नेल्स लॉ बताता है। और अगर स्नेल्स लॉ को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर
इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू, और ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। ये होता है हमारा स्नेल्स लॉ। यहां पर अगर म्यू की बात करें तो म्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो म्यू रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, यानी कि जो भी मीडियम हमने यहां पर एज्यूम किया है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बता रहा है, ठीक है। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पर स्नेल्स लॉ के थ्रू हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसी भी मीडियम का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बेंड हो जाती है तो उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, लेकिन ये बेंड कितने एंगल के साथ हो रही है ये कौन बताता है हमें, ये बताता है हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कौन बताता है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। देखिए यहां पर हम लोगों को बताया भी गया है कि रिलेशन बिटवीन इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल, डिग्री ऑफ, यानी कि डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन एंड ऑल्सो टेल्स द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो यहां पर स्नेल्स लॉ हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में और भी डिटेल में जानकारी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।